ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ एंड हाइट। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ और यानी आप जमीन सरफेस से ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, सरफेस से कहाँ आओगे, नीचे आओगे। ठीक है, सरफेस से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, दोनों केस में क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, बदलती है। अगर आपको डेप्थ में निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी 1 माइनस डी अपॉन में आर हुआ करता था, याद है आपको। और अगर आपको हाइट पे निकालनी है तो क्या होता था, जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर हुआ करता था। ठीक है, ये डी क्या है, सरफेस से डेप्थ, और एच क्या है, सरफेस से हाइट। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है इसको। ठीक है भैया, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून सरफेस कितना है भैया, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, इफ द रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ मून कितनी है, क्या है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। आपको क्या निकालना है, मून का मास। क्या निकालना है, मास निकालिए यहां पर। तो कहां से आएगा, आगे इधर इस पे। ठीक है, अपने को मून का मास निकालना, तो आपको पता भी अभी नो क्या, जी इक्वल्स टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो है। अब जिसका हमें क्या है, जी दे रखा कितना 1.67 है ना, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास आपको निकालना है यहां से, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 1.74 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करो, जो m की वैल्यू आएगी वही होगा। वैसे m की वैल्यू आपकी ये रही, तो इसे लिख देना m इक्वल्स टू में क्या आएगा 7.58 या सीधा कर दो 6, 7.6 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। इतना है आपके मून का मास। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई खास क्वेश्चन, हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन देखिए, ये आया था सेंट्रल स्कूल के अंदर। ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सेंट्रल स्कूल के क्वेश्चन वैसे भी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पर, कह रहा है द रेडियस ऑफ अर्थ स्विंग बाय 2%। कह रहा है अर्थ की रेडियस कितनी परसेंट स्विंग हो गई है, अर्थ की रेडियस में जो चेंज आया है वो 2% का चेंज आया। ठीक है, तो कह रहे हैं मास रिमेन कांस्टेंट, मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, मास के अंदर कोई वेरिएशन नहीं, बस उसको क्या किया है, उसको सुकड़ा दिया गया, उसके साइज को छोटा कर दिया गया। ठीक है, देन हाउ वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। कह रहा है भैया बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होगी, मतलब कितना परसेंट चेंज आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए भैया आसान क्वेश्चन है, ये देखिए आपको पता भी है इसको, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी ज्यादा आ रखा है। इसको करने को 2-3 तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका वही कर रखा है, वही मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो देख लेना। आपको पता जी क्या होता है, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आपकी जो रेडियस कम हुई है वो कितनी कम हुई है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू में गुणे में 100 कितना परसेंट। ठीक है, इनटू में 100 बराबर में कितना है भैया -2%। -2% क्यों लगा रहा हूं, कोई बताएगा मेरे को, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हुई है इसलिए -2% लगा दिया मैंने। ठीक है, मास कांस्टेंट है, मास क्या है कांस्टेंट है। कह रहा है भैया बताइए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं, भाई प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक अगर आपको आपने वो पढ़ा होता, एरर पढ़ा होता ना, तो एरर पढ़ने के बाद ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, नहीं पढ़ा फिर भी बता दे रहा हूं मैं, जो जो वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर। एक वेरिएबल ये है और दूसरा आपकी रेडियस वेरिएबल है, बाकी ऊपर वाली टर्म क्या है कांस्टेंट है। ठीक है भैया, अब जो वेरिएबल होते हैं उसी के अंदर चेंज आ सकता है। आर के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, आर के अंदर, तो उसकी वजह से जी के अंदर चेंज आ रहा है। जिसके अंदर वेरिएशन होती है उसको हम लिखते हैं डेल्टा जी अपॉन में जी। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा जी, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज। अब डेल्टा, इसके अंदर जी क्या है कांस्टेंट है, कैपिटल जी क्या है, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, इसको नहीं लिखना। मास भी क्या है कांस्टेंट है,
उसको भी डेल्टा एम की टर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या बचा केवल आपका आर। आर नीचे ऊपर आएगा तो क्या होगा, -2 डेल्टा आर अपॉन में आर। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, जो पावर होती है आगे आ जाती है। पावर क्या है इसकी, तो 3 होती है ना, तो 3 आगे आती है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर। वो पावर क्या होती है, आगे जाती है। ठीक है, इसको अभी एक तरह से आप रट लो। ठीक है, अगर आपने, जिसने स्टार्टिंग में आपका एरर कर रखा था ना, जिसको मैंने स्टार्टिंग वाले बैच में कराया था, तो उसको पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, चलो खैर आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी भाई प्लीज बोलिए मत। ठीक है, कोई भी रिलेशन होगा वहां पे जितनी भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको डेल्टा की टर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जी कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसको डेल्टा की टर्म में नहीं लिखा सकता। मास कांस्टेंट है, उसको भी डेल्टा की टर्म में लिखा जा सकता। रेडियस क्या है भैया, वेरिएबल है, इसको उसके टर्म में लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड में जी से मल्टीप्लाई कर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 -2 डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में क्या हुआ, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस है। ये क्या है, चेंज इन रेडियस है। और ये क्या है भैया, परसेंटेज चेंज इन, हमें यही तो निकालना है। अब देखिए भैया, -2, इसके अंदर कितने परसेंट का चेंज आया, -2% का। क्या है, -2% मतलब एक डिक्रीज हुई है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया आपका 4%, यानी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है इतने परसेंट। तो कि प्लस में आंसर आ रहा है इसका, समझ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा तरीका कराऊंगा तो इससे 2 गुना 3 गुना लंबा रहेगा, उसका दिक्कत भी आपको। और उसके अंदर एक्यूरेसी इस तरीके से नहीं आएगी, जो इसमें आंसर इसका 4% आ गया, मेरा भी 4% आ गया ना, उसमें आएगा 1.98 1 ऐसे, मतलब वो एक्यूरेट ज्यादा वही रहेगा, लेकिन आपको आंसर ये ज्यादा, सॉरी ये ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा फिक्स डिजिट में आ रखा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसको बगैर सॉल्व किए भी आप कर सकते हो, दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, आप देखो मास यहाँ पर कांस्टेंट है, मास क्या है, ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट होगी। अगर आप देखिए, ठीक है, आप रेडियस को 2% कम करते हो, रेडियस को, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होता है, तो 2% कम करोगे तो स्क्वायर से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो वहां से सीधा सीधा 4% ये क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, खैर इसको छोड़े, ये करने अगर आएगा तो ऐसे ही करना आपको। ठीक है, करूँ आगे। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं क्या है, कोई सा नहीं है। अगला आ रहा है आपका वेरिएशन ड्यू टू हाइट, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली 2011 में आया था। ठीक है, जब मैं 11वीं में था तब आया था ये। देखिए, मुझे याद नहीं कि मैंने किया था नहीं किया था। ठीक है, देखिए भैया क्या कह रहा है, व्हाट एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट पर सरफेस ऑफ अर्थ से कि जी की वैल्यू रिड्यूस बाय 36%। जी की वैल्यू क्या हो जाए, जी बी, मतलब हाइट हम निकाल रहे हैं, मैंने मान लिया बी पॉइंट है, वो क्या है, तो वो कह रहा है जो बी पॉइंट पर जो ग्रेविटी है वो क्या है, 36% ऑफ, क्या है, 36% ऑफ जी है, जी का 36% है उस साइड पर। तो 36% कैसे लिखेंगे, 36 डिवाइड बाय 100 इंटू में क्या हो गया जी, ये कहां पर है, बी पॉइंट पर। और बी पॉइंट कहां पर है, हाइट पर। और हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद है क्या था, जी 1 - 2h अपॉन में आर, सॉरी आर मतलब कैपिटल आर लिखना है यहाँ पे, स्मॉल आर नहीं। इक्वल्स में क्या हुआ, मेरा और इसका थोड़ा डिफरेंस आएगा आंसर, लेकिन समझ जाना कि वही है। रीजन मैं बता दूंगा आपको कैसे क्यों है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने जो ये रिलेशन लगाया था ना, ये इसमें मैंने बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगाई थी। इसमें क्या लगाई थी, और बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगाने के बाद चीजें एक्यूरेट नहीं आती, चीजें एक्यूरेट नहीं आती, इसीलिए इसमें थोड़ी एरर आएगी। इसने बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगाने से पहले का किया सब कुछ। ठीक है, उससे पहले भी मेरा रिजल्ट था वो किया इसने। ठीक है, तब देखिए भैया, जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - 2h अपॉन में आर इक्वल्स में क्या हुआ 36, ये क्या हो भैया 100, 1 उधर ले तो 2h अपॉन में आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका 36 - 100 डिवाइड बाय 100। कैसे हुआ पता ना, कई बच्चे पूछते कैलकुलेशन कैसे हुई है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है उनको, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया ना, कई बच्चे सोचेंगे क्या हुआ भाई, ये 1 उधर गया है तो -1 गया है, 36 अपॉन में 100 -1 एलसीएम लोगे तो यही आने वाला है, -2h अपॉन में आर इक्वल्स में क्या होगा भैया, ये 64 जाएगा, 64 अपॉन में 100। ठीक है भाई, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट मर गया, आर की वैल्यू सोल्व कर लोगे आ गया,
तो श्री आर निकाला था, एच निकाला था? आर तो पता है, एच एच निकालना है। आर पता है हमें, आर की वैल्यू दे रखी है 6400 किलोमीटर ये, ठीक है। तो भैया यहाँ पे लिखना अपने को, माइनस से माइनस कट मर गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2, एच की वैल्यू क्या है 6400, और बराबर में क्या है 64 डिवाइड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गए, पल्ली साइड में गए 2h, 6400 गुणे में 64 गुणे में 64, तो h इक्वल्स टू में 64 गुणे में 64 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 32, 32 गुणे में 64 कितना आएगा भैया? वही आपका आंसर होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर आप पेपर में ऐसा करोगे तो, क्योंकि आपने बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगाने के बाद का रिलेशन यूज किया है, इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले का रिलेशन किया। समझ गए? थोड़ी बहुत आएगा डिफरेंस, थोड़ा बहुत मतलब 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। समझ गए? ठीक है, हो गया भाई, समझ गए? बोल बेटा बोल, बता दूं? ज्यादा वेरिएशन आ गई तो 1800 से ऊपर। अरे कोई नहीं, समझ में आना चाहिए हमें, क्या है। अब उससे करता थोड़ा लंबा जाता फिर। ये देखिए दिल्ली 2005, तब शायद आप लोग पैदा नहीं हुए थे, हो गए थे मेरे ख्याल से, नहीं हुए थे, एक आध बच्चा नहीं हुआ था। 2007 लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। देखिए ओए भाई प्लीज, स्वीटी क्या कह रहे, मैं आधा लिक्विड था, सॉरी था। ओए देखिए भैया, मुद्दे पे होते भैया, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ वेट? मैंने आपको पहले बता रखा है कि वेट उतने ही परसेंट डिक्रीज होता है जितने परसेंट ग्रेविटी में क्या होता है, चेंज आता है। जितने परसेंट ग्रेविटी में चेंज आया उतने परसेंट क्या होता है, वेट में भी चेंज आता है। याद नहीं आता है? परसों मैंने बताया था, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ 64 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है भैया। तो एक काम करते भैया, हमें पता परसेंटेज चेंज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन वेट स्लैश acceleration due to gravity slash g is equals to final acceleration, initial गुणे में, यही आएगा। तो एक काम करते हैं भैया, अपने को पता सरफेस पे कितनी ग्रेविटी होती है, जी होती है, क्या होती है, और हाइट पर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा रखा है, हाइट पर जा रहा है तो -2h अपॉन में r इंटू में 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूं थोड़ा और देख लो, ठीक है भैया। तो क्या होगा, हाँ पहले बी पॉइंट पर निकाल लो, बी कहा है, हाइट पर है, हाइट के लिए क्या होगा, जी 1 - 2h अपॉन में आर, तो जी की वैल्यू जी में ही रहने दीजिए, 1 - 2h अपॉन में आर, इसे क्यों बार बार लिख रहा हूँ, हो गया, इसे रहने दीजिए, बी आ गया आपका। और ए पॉइंट पर कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डालोगे यहाँ पर, रखोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा -2h अपॉन में आर, गुणे में क्या आएगा 100, माइनस का मतलब जी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है। अभी अपने को पता कहाँ गए, 32 किलोमीटर ऊपर, कहाँ गए। देखिए अगर आंसर आपका प्लस में रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रखा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो अब देखिए हमें परसेंटेज कभी नेगेटिव ऐसे होता नहीं है, तो इसलिए माइनस ये नहीं यूज करते। बाकी माइनस का मतलब यहाँ पर यही है कि जी कम हुआ है, प्लस का मतलब जी बढ़ा हुआ है, ठीक है भैया। तो परसेंटेज चेंज इन जी क्या आएगा, 2h अपॉन में आर गुणे में 100, 2h की वैल्यू क्या है 32, बोलो बेटे 32 अपॉन में क्या है आर की वैल्यू 6400 गुणे में 100, ये कट मर गए, ये ऊपर भी 64 नीचे भी 64, तो क्या गया 1%। माइनस लगा सकते हो, उस माइनस का मतलब होगा कि इतने परसेंट वेट या ग्रेविटी क्या हुई है, कम हुई है, इतने परसेंट वेट या ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुई है। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ है? क्या बेटा, छोटे बच्चे रहोगे, स्कूल में फोटो कल खींच ली तो आज लेके आगे दिखाने के लिए दोस्तों को। जैसे बचपन में मम्मी थर्मस वर्मस ले आती थी ना, टिफन निफन नया,
तो स्कूल में ले आते थे दिखाने को, वो देख वो बंदे मेरा टिफिन तो नया है। ठीक है, अब देखिए भैया, देखिए भैया, दो क्वेश्चन है। देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए, नहीं बोलिए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। कहां पर निकाली? हाइट पर। कहां है? 400 किलोमीटर ऊपर। बस खत्म क्वेश्चन है। तो हाइट पर क्या होगा भैया? हाइट पर ये क्या होगा? G1 - 2H में सब कुछ दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए। एच भी, एच कितना है? 400 किलोमीटर। 20 समझ में आ रहा है बेटा? आर 6400 किलोमीटर ना, जी की वैल्यू 9.8 आपको यूज करनी है, सारी डालिए, आपको एच पॉइंट पर जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर 6 वाला देखते हैं। हाउ फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम द 4% इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा भैया अबे, अबे मतलब समझ रहे हो ना, दूर, वो हाइट पर पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे। ठीक है, तो कितनी हाइट पर? तो भैया कितने पर 4% रह जाती है? कितने हाइट पर? 4%। तो आपको पता है परसेंटेज चेंज इन जी क्या होता है भैया? 2H/r गुणे में क्या होता है? 100। कितने परसेंट का चेंज है? 4% का। कितना है? आगे वो वहीं पे होंगी ना जाओ। तो घर कहेंगे होंगे फिर। ठीक है, 4% ऑफ, ठीक है भैया, भाई प्लीज बोलिए, 4% ऑफ जी। ठीक है भैया, जी में 4% का 4% ऑफ जी आया, तो ये अगर 2H/r गुणे में क्या हो गया? 100। अब 4% को क्या लिखेंगे? 4 इंटू में 100 गुणे में क्या हुआ? जी बराबर में क्या हुआ? 2H/r गुणे में 100। 100 से 100 क्या हुआ? कट मारी। ये क्या क्या काट दिया? अच्छा ठीक है, समझ गए भैया? अब इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, निकालना क्या? एच क्या निकालना है? निकाल लोगे? कितने आसान आसान क्वेश्चन है, सोचो। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग इसे पढ़ते ही नहीं हो। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। पता है आपके अंदर क्या कमी है? देखो, आप पहली बात तो आपके लिए ज्ञान की बात है, इसको नोटिस कर लो। ठीक है भैया, कई बच्चे बोलते हैं फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए। फिजिक्स पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, बस दिक्कत ये है। और एक बात बता दे रहा हूँ, या तो मैं तुम्हें एबीसीडी पढ़ा दूं, एबीसीडी पढ़ा के खुश कर दूं तुम्हें कि भैया आसान आसान चीजें पढ़ा दूं, हार्ड चीज पढ़ाऊं ही ना, तब तो मैं बेस्ट फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा टीचर है। आसान चीज तो कोई पढ़ा लेगा यार, समझ गए? जो हार्ड चीज भी पढ़ाए, वो भी समझाए, समझ गए? समझ गए? उससे पढ़ना चाहिए आपको हमेशा, मतलब मेरे से। ठीक है भैया, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स पढ़ने का आसान तरीका क्या है, यहाँ पर जो सुन में आ गया बहुत अच्छी बात है। घर पे जाके इसको पहले 2 बार देखो, उसके बाद 2 बार रफ में लिखो, और तीसरी बार फेयर में लिख लो। ठीक है भैया, अब ये हो गया, ये चीज फाइनल हो चुकी है आपकी। अब रोज उसको पहले पहले अगले, मान लो एक दिन हो गया आपका, अगले दिन आपको वो चीज देखने में चाहे कितनी भी लंबी छोटी चीज होगी, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में वो चीज रिवाइज हो जाएगी आपके दिमाग में, फिर दोबारा एकदम डार्क हो जाएगी एकदम वो चीज। ठीक है भैया, उसके बाद फिर अगले दिन देखो, आपको मात्र 3 मिनट लगेंगे उस चीज को देखने में, वो फिर दोबारा से वैसी रिफ्रेश हो जाएगी। अगले दिन देखो, केवल 1 मिनट के अंदर देखने पर ही होगा, आपको सब कुछ याद रहेगा। अब सोचो, जो चीज आपको आधा घंटा समझ रहा था, वो केवल देख के आप समझ सकते हो तुरंत। ऐसे होती है फिजिक्स की प्रैक्टिस, समझ गए भैया? तो आसान है फिजिक्स, बस प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है। ठीक है भैया, बता दूं इसे, हो गया, सेव कर दी थी मैंने, सेव हो गया था, हो गया। स्वीटी हो गया ना सेव? देखिए भैया, अब डेप्थ देखिए भैया, भाई बोलिए मत प्लीज, चल डेप्थ पी वाई की देखिए भाई, पी वाई देखिए, ये जो क्वेश्चन रखा ना, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि ये 100% आया एग्जाम में ऐसे छपा हुआ, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते। अभी मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप करोगे वेव्स एंड ऑसिलेशन ना, तो उसमें ऑसिलेशन पढ़ोगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो अभी रहने दो। अभी आते हैं भैया, एक आध क्वेश्चन यहाँ का भी कर लेते हैं। ठीक है, डेप्थ के भी, डेप्थ के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन डेरिवेशन इसकी पक्का आती है एग्जाम में। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा भैया आप कितनी गहराई पे जाओ कि मात्र 1% एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बने। तो आपको पता है भैया,
कितनी परसेंट है? 1% ऑफ परसेंटेज चेंज इन जी। कितना आता है? 2h अपॉन में, अरे यार ये ऐसे मत ही करो, ठीक है। देखिए उससे आसान रहेगा। कह रहे भाई प्लीज देखिए, आप जा रहे हो केवल 1% बच रही है। क्या बच रही है? 1% ऑफ जी बच रही है डेप्थ पे जाने पर। तो भैया आपको बता दूं ये क्या होता है। डेप्थ पे जा रहे हो तो जी 1 - 2 डी अपॉन में, सॉरी डी अपॉन में आ रहा था ना, डी अपॉन में आ रहा है, यही था ना। तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 गुणे में जी, और जी 1/4। समझ गए? जी से जी क्या हुआ? कट मर गया। सॉल्व कर लो, आपका डी आ जाएगा। आ जाएगा? कर लोगे? ठीक है, गुड डे। देख ये वाला क्वेश्चन, सौम्य हंस मत बेटा, काम पढ़ाई में ध्यान दे ले। ठीक है, कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, कितनी हाइट पे जाने पर सर के अच्छा हाइट का पूछ रहा है क्या ये? ठीक है भैया। द वैल्यू ऑफ बिकम, अच्छा कह रहा है कि कितनी हाइट पर जाओगे कि वही आपको जो ग्रेविटी, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी, वो क्या होगी? 8 किलोमीटर नीचे जाने पर मिलेगी। तो आपको याद है, आपको मैंने आपको इक्वेशन कराया था सीधा कि एच इक्वल्स टू में 2d, एच इक्वल्स टू में, याद है? हाँ डू, अरे जान मुश्किल लिख देता हूँ। डी इक्वल्स टू 2h। कह रहा भैया आप जितनी हाइट पे जाओगे, देखिए ये रिलेशन है, इतनी डेप्थ पे जाओ, अगर हाइट 1 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो 2 किलोमीटर डेप्थ पे जाओगे। आप कहाँ जा रहे हो? कितनी हाइट पे जा रहे हो? अच्छा डीप जा रहे हो, डीप जा रहे हो, तो कहाँ जाओगे भैया? आपकी डेप्थ कहाँ पर है? 80 किलोमीटर डेप्थ है, तो हाइट कितनी होगी भैया? 40 किलोमीटर। ठीक है, याद है ना, आपको बताया था मैंने कि डेप्थ हमेशा 2h टाइम्स होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ साइज, ये सब बेकार है। अब आते हैं भैया, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? देखिए सुनिए, भाई प्लीज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए जब भी मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं किसी ताकत को चेक कर रहा हूं, किसी की ताकत को चेक कर रहा हूं। मुझे अगर किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड करती क्या है? दूसरे मास को अपनी तरफ क्या करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरे मास को अपनी तरफ खींचती है। आप देखिए भैया, एक मास है, ठीक है, जिसकी मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? तो उसके पास में मैंने एक छोटा सा मास रख दिया। क्या कर दिया? यदि वो बड़ा वाला मास छोटे वाले मास को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरे स्फीयर के पास ले जाऊं और वही छोटा सा मास रख दूं उसके पास, और वो उसको स्लोली खींच रहा है उसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम। समझ गए भैया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी दूसरे चीज को कोई दूसरा मास कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर जो रोल है ना, जिसकी बात कर रहे हैं, वो बड़े वाले मास की बात कर रहे हैं, जिसको खींच रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर बड़ा वाला मास छोटे वाले मास को ज्यादा तेजी से खींचेगा तो बड़े वाले मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर बड़ा वाला मास छोटे वाले मास को स्लोली खींच रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब बात करता हूं भैया, बात करता हूं जुपिटर की, और बात करता हूं जुपिटर के साइज के ब्लैक होल की। तो बताओ कौन तेजी से खींचेगा? ब्लैक होल, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? समझ में आई बात नहीं आई? और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में जिसको खींचा जा रहा है उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो केवल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंटेंसिटी मतलब ताकत, एक तरह से पावर, स्ट्रेंथ जान ली। समझ गए भैया? तो ध्यान दीजिए भैया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया? समझ गए भैया? किसी दूसरे यूनिट मास कहते हैं जिसको जिसको खींचा जा रहा है ना, वो यूनिट मास है। क्या है? यदि यूनिट मास को तेजी से खींच रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। यूनिट मास को स्लो खींच रहा है, आराम से खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? समझ में बात नहीं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया? तो लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द गिवन मास इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास placed at that point provided that the presence of unit mass does not disturb the original field। सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंग्लिश में लिख दिया, समझा दिया मैंने यहाँ पर बोला भी है, यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रखा है, ठीक है, ये केवल रट लेना और उसकी आवश्यकता भी नहीं है इसकी, ठीक है। ये मास है, इसको कहता है सोर्स मास। क्या कहते हैं उसको? सोर्स मास, जिसकी मुझे क्या चेक करनी है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या चेक करनी है? और एक दूसरा मास है एम नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? 1 किलो। ये इसका कोई, ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट मास। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट मास। यदि ये वाला मास, ध्यान दीजिएगा भैया, ये वाला मास इस वाले मास को, वैसे दोनों मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और सेम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहां पर एक्शन इक्वल्स टू में क्या होता है? रिएक्शन होता है। लेकिन बता दूं, ये इसके ऊपर उस फोर्स का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मास क्या है, लेकिन इसके ऊपर उस फोर्स का असर पड़ जाएगा क्योंकि इसका मास क्या है? कम है। तो भैया इसको जितनी, अगर मान लीजिए ये ज्यादा तेजी से इसकी तरफ खिंच के आ रहा है, ये वाला मास इसकी तरफ ज्यादा तेजी से खिंच के आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया? ज्यादा है। समझ गए? ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। वही क्या कहलाएगा भैया? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो भैया मैं अपने हिसाब से लिखवा देता हूं भैया, बिफोर, इसे कहते हैं भैया यूनिट मास। क्या कहते हैं इसे? यूनिट मास या टेस्ट मास। क्या कहते हैं इसे? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास, टेस्ट मास और यूनिट मास ड्यू टू सोर्स मास। ये क्या है भैया? आपका सोर्स मास, जिसका मास क्या है भैया? कैपिटल एम। यूनिट मास का मतलब 1 किलो का मास है। चुप रहे, इधर देख ले पहले कौन ज्यादा। ठीक है भैया। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास ड्यू टू सोर्स मास, ठीक है भैया, ड्यू टू सोर्स मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए। अब मैं यहां पे कुछ बात लिख रहा हूं नोट में। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस, अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है एम नॉट का मतलब यूनिट मास, ड्यू टू सोर्स मास। तो सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। मेरी बात समझे? मैं क्या कह रहा हूं भैया? यदि जो आपका ये कौन सा मास है भैया? इसे टेस्ट मास या आप यूनिट मास कह सकते हो। यदि ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यदि ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? मैं तेरे को सौम्य वहीं पे आ गया ना, मैं सर दे दूंगा दीवार के अंदर, समझ गया? अच्छा, तो ये नहीं पता, ठीक है। और यदि ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? समझ गया भैया? और ये ध्यान रखना कि m इज मच 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 ग्रेटर देन m नॉट। सोर्स मास क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। और यूनिट मास क्या होना चाहिए? उसके मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि इसकी फील्ड इसके ऊपर कोई फर्क ना दिखा पाए। समझ गए? लेकिन इसकी फील्ड इसकी ऐसी तैसी कर दे। समझ गया भैया? चलो देखिए भैया, तो भैया देखिए ये आपका m और इससे x दूरी पर है कौन? m नॉट, जिसकी वैल्यू क्या है भैया? 1 कूलम। क्या है? तो 1 कूलम बोलो, 1 किलो क्या है? अब ये क्या करेगा? इसको खींचेगा अपनी तरफ। कितना फोर्स से खींचेगा बताइए? आपको पता है इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा?
ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी? सोर्स की। ये जो इसके ऊपर भाई अभी क्या लिखवा रखा है मैंने, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास, और वही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स मास। वही क्या होता है भैया? जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला मास, वही इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। क्योंकि ये चीज तो फिक्स है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? एक। अगर ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका मतलब इसका इन्फ्लुएंस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है ना, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। और अगर ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करता तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। समझ गया? तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? मैंने कंडीशन अप्लाई किया ना, तो यही रहेगा, इसके अलावा नहीं सकता। तो आई इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं? आई से। किससे लिखते हैं? तो आई इक्वल्स में क्या हो गया? एफ हो गया। मैंने बोला फोर्स क्या होता है? ही इंटेंसिटी के बराबर होता है। लेकिन कौन सा फोर्स है ये? जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके द्वारा? सोर्स के द्वारा। समझ गया भैया? तो एफ क्या होगा? जी M1 M2 अपॉन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा जी, M1 क्या है भैया? कैपिटल एम। दूसरा मास क्या है? दूसरा मास क्या है भैया? 1 किलो। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और आपको बता दूं ये क्या होता है भैया? एक्सीलरेशन के बराबर आ रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे आ रहा है। ठीक है भैया? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अब खुद ही सुन लीजिए। अगर मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, ये इसको तेजी से खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और तेजी से खींचने का मतलब क्या कर रहा है भैया? ये तेजी से एक्सिलरेट कर रहा है। और किसी प्लैनेट का जो एक्सीलरेशन होता है, किसी प्लैनेट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को जो एक्सीलरेशन लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअल में है क्या ये? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यानी किसी प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर किसी प्लैनेट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। और किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो उसका, समझ गए भैया, इंटेंसिटी भी क्या होगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? सेम है। तो नोट में लिखना, यहाँ पर नोट में इंटेंसिटी बराबर में एक्सीलरेशन ड्यू टू, सीधा। अब बताओ कौन तेजी से खींचता है, सूरज या पृथ्वी? तो इसका मतलब सूरज की ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इंटेंसिटी क्या है भैया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। समझ गया भैया? इस चीज को ध्यान रखना, आसान टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है? अगर इंटेंसिटी निकालने की फॉर्मूला क्या है? ड्राइव मैंने कहा ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 किलो का होना चाहिए। तो वही फोर्स क्या होगा? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसके बारे में लिखा तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सुन लीजिए नोट में, पहला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट और सोर्स मास। ये भी दूसरा, एट इंफिनिटी, ओए एट इंफिनिटी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? कैसे? तो देखिए अभी बताया था इंटेंसिटी क्या होता है? जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो जी एम नीचे का होगा इंफिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है भैया? 0 होता है। वहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर किसी भी प्लैनेट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर है ही नहीं। हटा दूं? देखिए भैया, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था? कब आता है? सुन लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है भैया किसी भी फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्डन किसके बराबर होता है?
ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमने चीजों को उठाया था तो उसके अंदर क्या ही थी, पोटेंशियल। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमने स्प्रिंग को खींचा था तो क्या ही थी उसके अंदर। आपको बता दूं ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्या होता है, इसके अगेंस्ट में भी हम यदि हम वर्क करेंगे तो उसके अंदर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगी, तो भैया वर्क अगेंस्ट दी टॉपिक का नाम है भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए भैया, बोलेगा नहीं कोई, बक्कल तार दो नहीं तो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये अभी आपका सोर्स मास है। क्या है ये, सोर्स मास है। और ये क्या है भैया, एक मास है एम नॉट। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, एक्स है। क्या है, तो आपको पता है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ये पहले ये वाला मास कहां पे था, पहले कहां से आ रहा है, ये वाला मास आ रहा है इनफाइनाइट से। कहां रहे, इनफाइनाइट पे था पहले मास। ठीक है भैया, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अभी जहां पर है वो दूरी क्या, एक्स है। क्या है, और आपको लाना कहां तक है इसको, आर पे लाना है। कहां पे लाना है, यहां से लेके यहां पे लाना है। अभी कहां पर है ये, एक्स पर है। तो बड़े फोर्स कितना लगाएगा ये वाला मास, इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, तो जी कितना लगाएगा, जी कैपिटल एम एम नॉट। इसकी वैल्यू 1 किलो नहीं है इसलिए मैं 1 किलो नहीं लिख रहा। ठीक है, अपॉन में दूरी कितनी दोनों के बीच में, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट द फोर्स इन बिटवीन एम एंड एम नॉट इज कितना होगा। किसी भी इंस्टेंट पर जब पार्टिकल कहां पे था, यहां पर था। कहां पर था, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। ये क्या, ए एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। कहां पर था, एट ए पे था। तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था, जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो आपको पता है लगातार ये खींच रहा है इसको, इसको ये लगातार क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो वर्क एट दैट इंस्टेंट, वर्क एट दैट इंस्टेंट, वर्क क्या होगा, डीडब्ल्यू याद है आपको, वो क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। बोला हाँ, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो गया, डी एक्स। ये हो गया उस इंस्टेंट का वर्क। क्या आ गया, जब वो ए पॉइंट पर था, लगातार खींच रहा है। टोटल वर्क आप कहां से ला रहे हो उसको, इंफिनिटी से कहां तक लाना है आपको, आर तक। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इंफिनिटी टू आर। तो इसको डी डब्ल्यू को इंडिकेट करो, क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट क्या, जी कैपिटल एम एम नॉट कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स की पावर -2, नीचे क्या होगा, डी, ये होगा डीएक्स। एक्स की वैल्यू पहले क्या थी, इन्फिनिटी थी। अभी क्या है, कहां पे लाना है मुझे, आर पे लाना है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई बात नहीं। डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, जी एम एम नॉट, एक्स की पावर -2 का इंडिकेशन होता है, एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1। लिमिट डालो इन्फिनिटी से लेके आर, उसके बाद आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा डब्ल्यू इक्वल्स में जी एम एम नॉट, और ये क्या होगा आपका -r। सेव कर लो भैया। ठीक है, ये वर्क आ गया। ठीक है, इसमें डालोगे पहले एक्स की पावर -2 का